हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग फिर से रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद ब्लैक बॉडी के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, तो रेडिएशन क्या होता है बच्चों ना? इट इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, इट इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का एक तरीका होता है, ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर which does not require which does not require any material medium. Okay, which does not require any material medium. Okay, which does not require any material medium. तो बच्चों, रेडिएशन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होता है उसमें कोई मटेरियल मीडियम हमें नहीं चाहिए होता है। एक्चुअली जो रेडिएशंस होते हैं, दीज आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बच्चों मीडियम का जरूरत नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये सब, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं विजिबल लाइट के बारे में। विजिबल लाइट क्या है बच्चों? विजिबल लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, and we know that visible light does not require any material medium for its propagation. Okay, similarly जो radiations हैं, जब हम लोग कहते हैं radiations, तो radiations different हो सकते हैं। radiations infrared का भी हो सकता है, radiation visible light भी हो सकता है, radiation ultraviolet light के आकार में भी हो सकता है ना? गामा radiations भी हो सकते हैं। तो अलग अलग radiations होते हैं। ओके, अब उसके बाद जो एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, कोई कोई भी ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, जैसे सपोज कर लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी मटेरियल का, उसके ऊपर हीट रेडिएशंस गिरते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हीट रेडिएशंस गिरते हैं। ओके, और वो हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करता है और एमिट भी करता है ना? एब्जॉर्ब भी करता है और एमिट करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, एक जनरल थ्योरी हम लोग यहाँ पर कोट कर सकते हैं। क्या है वो जनरल थ्योरी ना? ऑल ऑब्जेक्ट्स, हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब्स एंड emits heat radiations. All objects absorbs and emit heat radiations at all temperatures. At all temperatures. ठीक है, टेम्परेचर चाहे जितना भी हो बच्चों, वो ऑब्जेक्ट हीट रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी करेगा और एमिट भी करेगा, है ना? अगर मान लो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है, अगर मान लो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है, ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ठीक है, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर सपोज कर लो T0, बॉडी का टेम्परेचर सपोज कर लो T। तो होगा क्या? बॉडी जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को एक्वायर करने का कोशिश करेगा, यानी कि एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा और एमिट कम करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन will be greater than emission. Absorption will be greater than emission. Okay, तो हर एक ऑब्जेक्ट बच्चों हीट एनर्जी को, हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करता है और हीट रेडिएशंस को एमिट भी करता है। और ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है कि उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। उस वक्त वो क्या करेगा ना? जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना एमिट कर देगा, तो उसका टेम्परेचर और चेंज नहीं होगा, है ना? या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जब वो बॉडी आ जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग। ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है बच्चों, तो वहां पर एब्जॉर्प्शन जितना होगा, वहां पर एब्जॉर्प्शन विल बी इक्वल टू एमिशन, यानी कि उसका टेम्परेचर और नहीं बढ़ रहा। दैट मीन्स वो जितना एब्जॉर्ब कर रहा है हीट रेडिएशन को, सबका सब वो एमिट कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों ब्लैक बॉडी के बारे में, है ना? ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी के फेनोमेनास के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा। ठीक है, ब्लैक बॉडी,
ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ब्लैक बॉडी? ना ए बॉडी which absorbs a body which absorbs all the radiations या फिर all the heat radiations okay incident on it, all the heat radiations incident on it okay is called a black body, is called a black body ओके उसे हम लोग एक ब्लैक बॉडी बोलेंगे। मतलब उसके ऊपर जितना हीट रेडिएशंस डाला जाएगा वो सारे रेडिएशंस को अगर सपोज कर लो क्या करता है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट मीन्स हम लोग उसे एक ब्लैक बॉडी कह सकते हैं। ओके अब यहां देखो ब्लैक बॉडी, जैसे सपोज कर लो ये एक ब्लैक बॉडी है ओके जस्ट अ सेकेंड, जैसे सपोज कर लो बच्चों ये एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ये एक ब्लैक बॉडी है ओके अब इसके ऊपर जो भी रेडिएशंस गिरेंगे, ठीक है, इसके ऊपर जो भी रेडिएशंस आकर स्ट्राइक करेंगे बच्चों, ठीक है, इसके ऊपर रेडिएशंस आएंगे, ठीक है, इधर से बाहर से सराउंडिंग से रेडिएशंस आ रहे हैं। रेडिएशंस हमने जैसा कि बताया है, रेडिएशंस अलग अलग प्रकार के, अलग अलग वेवलेंथ के, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हो सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा ना, सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, नो मैटर किस कौन से रेडिएशन का वेवलेंथ कितना है, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन से वेवलेंथ मतलब रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर पर भी इंडिपेंडेंट है, किसी भी टेम्परेचर पर बच्चों ये सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो अगर सपोज कर लो Q अमाउंट का रेडिएशन इंसिडेंट किया गया है तो वो Q अमाउंट का एब्जॉर्ब कर लेगा, Q अमाउंट का एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट नहीं करता बच्चों, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट एनी रेडिएशन, ठीक है, ना ही वो रिफ्लेक्ट करेगा ना ही वो ट्रांसमिट करेगा एनी रेडिएशन, ठीक है। मतलब होगा क्या, एमिट कर सकता है बच्चों, रिफ्लेक्ट करना और एमिट करने में फर्क है ना, रिफ्लेक्ट करना मतलब रेडिएशंस आए, बॉडी से टकराए और वापस चले गए, दैट इज रिफ्लेक्शन, लेकिन ये चीज यहाँ पर नहीं होगा। ट्रांसमिशन मतलब या ट्रांसमिटेंस मतलब क्या होता है ना, जैसे एक रेडिएशन अंदर आया, ठीक है, और पास करके इधर से निकल गया, दैट इज ट्रांसमिट हो जाना, लेकिन ये भी नहीं होगा। होगा क्या, एमिट करेगा वो, यानी कि मतलब रेडिएशंस आएंगे, अंदर में जो एटम्स हैं वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर री एमिट करेंगे, ठीक है, तो ये होगा हमारा एमिशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एमिशन भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता और ट्रांसमिटेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसे हम लोग ब्लैक बॉडी कहेंगे बच्चों, जो 100% एब्जॉर्ब करता हो, वो एक आइडियल, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहला या जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ दो टर्म आ रहा है, हम लोग जैसा देख रहे कि एक हमारा एब्जॉर्ब करने का क्षमता और एक एमिट करने का क्षमता। तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है एंड एमिसिव पावर क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में, ठीक है, एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में, ठीक है, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो एब्जॉर्प्टिव पावर को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ हीट रेडिएशंस, द रेशियो ऑफ हीट रेडिएशंस, ठीक है, द रेशियो ऑफ हीट रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड, the ratio of heat radiations absorbed to the heat radiations, to the heat radiations incident, to the heat radiations incident on a body, on a body is called
absorptive power is called absorptive power of that body, ठीक है, ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। जैसे सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, उसके ऊपर हीट रेडिएशंस आ रहे हैं, ठीक है, हीट रेडिएशन सपोज कर लो हम लोग बोलते हैं उसके पास हीट रेडिएशंस है तो एनर्जी भी होगा। सपोज कर लो 100 जूल का रेडिएशन इंसिडेंट हुआ और उसने 60 जूल को एब्जॉर्ब किया और बाकी 40 जूल को रिफ्लेक्ट कर दिया या फिर ट्रांसमिट कर दिया, तो वो एब्जॉर्ब कितना कर रहा है 100 से 60, यानी कि इसका एब्जॉर्प्टिव पावर कितना हो जाएगा 0.6, या परसेंटेज में लिखेंगे तो 60%, है ना। तो एब्जॉर्प्टिव पावर मतलब कितना इंसिडेंट किया गया और कितना वो एब्जॉर्ब किया, उसके रेशियो को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। 100 इंसिडेंट किया गया था, 60 उसने एब्जॉर्ब किया, बाकी को हो सकता है वो रिफ्लेक्ट कर दे या फिर अपने थ्रू ट्रांसमिट कर दे, कुछ भी कर दे लेकिन एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है, कुछ भी कर दे लेकिन एब्जॉर्ब ना करे। तो एब्जॉर्प्टिव पावर को हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं बच्चों, एंड इट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय हीट इंसिडेंट, है ना, हीट रेडिएशंस इंसिडेंट। अब यहाँ देखो ऊपर भी हीट है नीचे भी हीट है, तो a का कोई यूनिट नहीं होता, है ना, इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। तो जो एब्जॉर्प्टिव पावर a है बच्चों, उसका ना ही कोई यूनिट है और ना ही कोई डायमेंशन है। उसके बाद बात करेंगे बच्चों हम लोग एमिसिव पावर के बारे में, ठीक है, एमिसिव पावर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों एमिसिव पावर के बारे में, ठीक है। अब ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ हीट रेडिएशंस, द रेशियो ऑफ हीट रेडिएशंस, the ratio of heat radiations emitted, the ratio of heat radiations emitted per unit area, per unit area, per unit time, per unit area, per unit time by a body, by a body is known as its emissive, is known as its emissive power। मतलब कितना हीट रेडिएशन वो एमिट करता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों एमिसिव पावर। एमिसिव पावर को E से डिनोट किया जाता है, इट इज इक्वल टू हीट रेडिएशंस एमिटेड पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। ओके, तो ये हो गया हमारा एमिसिव पावर का फॉर्मूला, वेयर Q इज हीट रेडिएशंस एमिटेड, heat radiations emitted, and A is area of surface area, obviously surface area of the body, and T is the time of emission, कितने समय तक emit वो कर रहा है, that is time of, मतलब कितने समय तक हमने उसे ऑब्जर्व किया emit करते हुए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर E जो एमिसिव पावर है बच्चों उसका यूनिट है, ऊपर में Q दैट इज हीट का यूनिट जूल होता है, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर और टाइम का सेकंड, टाइम का सेकंड। नाउ जूल पर सेकंड इज नथिंग बट व्हाट, पावर, है ना, पावर का यूनिट क्या होता है बच्चों, वाट, ठीक है। तो इट विल बी वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो एमिसिव पावर का यूनिट क्या हो जाएगा ना, वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया बच्चों एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी। उसके बाद कुछ लॉज हैं रेडिएशंस को रिलेटेड, रेडिएशन से रिलेटेड, उन लॉज के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। देखो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है बच्चों, पहले इसका हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं ना। इट स्टेट्स दैट at a given temperature, at a given temperature and for a given wavelength, for a given wavelength, okay, at a given temperature and for a given wavelength, the ratio of
the ratio of emissive power, the ratio of emissive power and या फिर the ratio of emissive power to the absorptive power, to the absorptive power is constant, is constant, and it is equal to, and it is equal to, equal to whom? Now equal to emissive power, equal to emissive power of a black body, emissive power of a black body, ओके, एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। ठीक है, सपोज कर लो बच्चों हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सपोज एक रूम है और इस रूम के अंदर तीन ऑब्जेक्ट्स हम लोग लेंगे, ठीक है, इस रूम के अंदर हम लोग तीन ऑब्जेक्ट्स लेंगे, सपोज कर लो ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 3। ठीक है, तीनों का शेप एंड साइज, ज्योमेट्री वगैरह सब सेम होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तीनों का शेप एंड साइज एंड ज्योमेट्री वगैरह सब सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग तीन ऑब्जेक्ट लिए हैं, उसमें से तीन में से एक ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी है, तीन में से एक ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी है। ठीक है, अच्छा, नेमिंग कर देते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट्स का, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 2 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 3। ठीक है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये एक ब्लैक बॉडी है, मान लेते हैं दिस इज सपोज ए ब्लैक बॉडी। ओके, अच्छा, अब इनको एक रूम में हम लोग अगर सपोज कर लो 4-5 घंटे अगर हम लोग छोड़ देते हैं बच्चों, सपोज कर लो हम लोग कहते हैं कि हम लोग इनको 4 to 5 आवर्स अगर रूम में छोड़ देंगे, ठीक है, 4 to 5 आवर्स अगर हम लोग रूम में छोड़ देंगे बच्चों, तो सबका टेम्परेचर सब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब रूम का टेम्परेचर जितना होगा इन बॉडी का टेम्परेचर भी उतना ही हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और एक ही रूम में तीनों को रखा गया है, तीनों का ज्योमेट्री, एरिया वगैरह सब कुछ सेम है, तो इनके ऊपर जो हीट रेडिएशंस फॉल करेंगे, सपोज इसके ऊपर Q अमाउंट का हीट रेडिएशन गिरा, इसके ऊपर भी Q अमाउंट का हीट रेडिएशन गिरा और इसके ऊपर भी Q अमाउंट का हीट रेडिएशन गिर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब तीनों ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्प्टिव पावर होगा, जैसे सपोज कर लो इसका एब्जॉर्प्टिव पावर है A1, इसका एब्जॉर्प्टिव पावर है A2 और इसका एब्जॉर्प्टिव पावर तो 1 होता है, 100% ये एब्जॉर्ब करता है ब्लैक बॉडी, है ना। इसका एमिसिव पावर है सपोज कर लो E1, इसका एमिसिव पावर है सपोज कर लो E2 और इसका एमिसिव पावर है सपोज कर लो कैपिटल E से हम लोग डिनोट किए। ठीक है, तो अभी जो हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर पढ़े थे और जो एमिसिव पावर पढ़े थे उसका हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे। अब देखो क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर इनका चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर इनका कांस्टेंट हो चुका है और वो सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो चुका है, मतलब ये तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना हीट एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा उतना एमिट कर देगा। अगर एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, तो एब्जॉर्ब जितना करेगा उतना एमिट कर देगा, ये भी एब्जॉर्ब जितना करेगा उतना एमिट कर देगा और ये भी एब्जॉर्ब जितना करेगा उतना एमिट कर देगा, लेकिन इनका एब्जॉर्प्टिव पावर तो क्या है, कम होगा 1 से, ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर बराबर होगा। तो निकालते हैं हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट एमिटेड। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय फर्स्ट बॉडी विल बी A1, उसका एब्जॉर्प्टिव पावर इनटू इंसिडेंट हीट। ठीक है, एंड एमिट भी वो सारा का सारा कर देगा, दैट विल बी इक्वल टू E1 इंटू A इंटू T। सिमिलरली दूसरे बॉडी का हीट एब्जॉर्ब दैट इज A2 इंटू Q और वो एमिट भी सारा का सारा कर देगा, दैट इज E2 इंटू A इंटू T। और थर्ड बॉडी जो है दैट इज आवर ब्लैक बॉडी, उसका A का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू Q दैट इज Q इज इक्वल्स टू EAT। तीन इक्वेशंस हमारे पास हैं बच्चों, इन तीनों इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट दैट E1 by A1 is equal to E2 by A2 is equal to E। ठीक है, तो जो रेशियो है एमिसिव पावर का विथ रेस्पेक्ट टू द एब्जॉर्प्टिव पावर वो कांस्टेंट होता है और वो बराबर होता है किसके, द एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। ठीक है, एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। सो दिस इज व्हाट
जो हमारा किरचॉफ्स लॉ है वो हमें समझाता है। किरचॉफ्स लॉ को शॉर्ट आकार में बोलेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे वो एमिट भी ज्यादा करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक लॉ है बच्चों इसी रेडिएशन से रिलेटेड, जिसे हम लोग कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है, पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका। इट स्टेट्स दैट द वेवलेंथ of radiation of heat radiation which is emitted the most okay that is जिसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, gets shifted towards shorter wavelength with increase in temperature। मतलब क्या है, जैसे सपोज कर लो एक बॉडी है, सपोज कर लो हमने उसे 200 केल्विन में रखा, और एक बॉडी है सपोज कर लो हमने उसे 400 केल्विन में रखा, और एक बॉडी है जिसे सपोज कर लो हमने 800 केल्विन में रखा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 200 केल्विन पे जो बॉडी है ये कुछ हीट रेडिएशंस एमिट कर रहा होगा, ठीक है, ये कुछ हीट रेडिएशंस एमिट कर रहा होगा, ठीक है। बिकॉज हम लोग पहले ही थ्योरी, एक जनरल थ्योरी पढ़े थे कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स रेडिएशन, हीट रेडिएशन सब हर टेम्परेचर पर करते रहते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब भी करते हैं, एमिट भी करते हैं, ओके। तो यहाँ पर सपोज कर लो 200 केल्विन पे जब ये बॉडी है तो ये रेडिएशंस एमिट कर रहा है। अब रेडिएशंस में जो रेडिएशंस निकलेंगे उनका वेवलेंथ डिफरेंट हो सकता है। 80% लगभग मतलब रेडिएशंस ऐसे मतलब ऐसे होते हैं जिनका वेवलेंथ लगभग आसपास ही रहता है बच्चों, है ना, जिनका वेवलेंथ लगभग आसपास ही रहता है। सपोज कर लो इस रेडिएशन का वेवलेंथ कितना है, सपोज कर लो 4 × 10⁻⁻8 मीटर, और इसे हम लोग सपोज कर लेते हैं लैम्बडा m, ठीक है। और इसका भी सपोज कर लो लैम्बडा m, 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 है ना। इस तरीके से हमने देखे कि यहाँ से टोटल 8 रेडिएशंस निकल रहे हैं, जिनमें से 5 इस वेवलेंथ वाले हैं, है ना। तो मैक्सिमम कौन से रेडिएशंस हैं ना, वो रेडिएशंस जिनका वेवलेंथ इतना है, ठीक है। तो ये घटेगा, देखो अब जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देंगे 400 केल्विन कर देंगे तो जो रेडिएशंस इससे अब बाहर निकलेंगे ना, ठीक है, अभी भी सपोज कर लो रेडिएशंस जो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, रेडिएशंस जो बाहर निकल रहे हैं, अब हम लोगों को लैम्बडा मैक्स ढूंढना है बच्चों, दैट इज मैक्सिमम रेडिएशन वाला कौन होगा। तो हम लोग देखेंगे सपोज कर लो 2 × 10⁻⁸ वाला ये निकल रहा है, 2 × 10⁻⁸ मीटर वाला ये भी है, ये सपोज कर लो 2 × 10⁻⁸ मीटर, ये भी सपोज कर लो 2 × 10⁻⁸ मीटर, ये भी सपोज कर लो 2 × 10⁻⁸ मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम कौन से रेडिएशंस हैं ना जिनका वेवलेंथ 2 × 10⁻⁸ है, तो यहाँ पर लैम्बडा मैक्स कौन हो जाएगा ना 2 × 10⁻⁸ मीटर। तो लैम्बडा मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं, लैम्बडा मैक्स का मतलब वो रेडिएशन जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी में निकल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर उसी तरीके से, अब ये छोड़ दो, अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है ना, यहाँ पर देखो ये सपोज कर लो हमने इसे लैम्बडा 1 बोल दिया, तो लैम्बडा 1 × T1 विल बी इक्वल टू, ये जो टेम्परेचर है इसे सपोज T1 बोल देते हैं और इस टेम्परेचर को T2, इट विल बी इक्वल टू लैम्बडा 2 × T2, ठीक है। लैम्बडा 1 दैट इज 4 × 10⁻⁸ इंटू 200 करोगे जितना आएगा, 2 × 10⁻⁸ इंटू 400 करोगे उतना ही आएगा। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से हम लोग ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं ना, जो हमारा
मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ है वो टेम्परेचर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या फिर हम लोग कह सकते हैं लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी, वेर बी इज ए कांस्टेंट नोन एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, और वीन्स कांस्टेंट सिंपली बोल सकते हैं। तो लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी, ओके। और जनरल इक्वेशन हो सकता है लैम्डा 1 इंटू टी वन इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 इंटू टी टू एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, ये हो गया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। उसके बाद बच्चों थर्ड लॉ जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे दैट इज स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ, ओके। अब ये क्या कहता है देखो, इट स्टेट्स दैट the intensity of heat radiations emitted by a perfectly black body is proportional to fourth power of temperature। ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। मतलब जो हीट इंटेंसिटी रेडिएट होगा, हीट इंटेंसिटी रेडिएटेड मतलब हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट पर टाइम इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, or we can say heat intensity radiated, that is Q by A into T, is equal to sigma T to the power 4, where sigma is a proportionality constant। okay, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग A को इधर ले आते हैं, तो Q by T will be equal to sigma A T to the power 4। now Q by T, heat एक एनर्जी होता है बच्चों, T टाइम है, एनर्जी बाई टाइम कैन बी रिटन एज पावर, है ना। तो पावर रेडिएटेड will be equal to sigma A T to the power 4। पावर कितना रेडिएट होगा वो किस पर डिपेंड करता है ना, सिग्मा A T to the power 4। ओके, और ये ब्लैक बॉडी के लिए हो गया, फॉर ए ब्लैक बॉडी या परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, फॉर एनी अदर बॉडी अगर हम लोग बात करेंगे, फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ना, पावर विल बी इक्वल टू E इंटू सिग्मा A T to the power 4, where E is emissivity। ओके, E is emissivity। ओके, तो ये एमिसिविटी का जो वैल्यू है बच्चों वो लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, अगर 1 हो गया दैट मीन्स वो एक, जिस ऑब्जेक्ट का एमिसिविटी का वैल्यू 1 है मतलब वो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। अदरवाइज नॉर्मली जो एमिसिविटी का वैल्यू होता है बच्चों वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, नॉर्मल एमिसिविटी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, लेस देन 1 होता है। सो दिस इज स्टीफेंस लॉ, जिसमें इस चीज के बारे में हमें बताया गया। उसके बाद बात करते हैं बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देखो जितना डिराइवेशन किया जा रहा है उतना ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार तुम्हारा जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें सिर्फ बोला है क्वालिटेटिव आइडिया ही प्रोवाइड करने, हम लोग फिर भी मतलब कुछ फॉर्मूलाज डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है बच्चों, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट by a body is directly proportional to the difference in temperature of the body and the surrounding। ओके, मतलब क्या है देखो, जैसे सपोज कर लो एक बॉडी है वो हीट रेडिएट कर रहा है बाहर की तरफ,
दैट मीन्स हीट लूज कर रहा है, ठीक है, गेन भी कर रहा होगा, लेकिन न्यूटन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हीट लॉस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो हीट लूज कर रहा होगा, वो हर मोमेंट कर रहा होगा, गेन भी कर रहा होगा, लूज भी कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस के बारे में बात किया जाता है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, किस गति से वो हीट लूज करेगा। सपोज कर लो वो dt टाइम में dq अमाउंट का हीट लूज किया इन ए वेरी स्मॉल टाइम dt, सपोज कर लो वो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस एमिट किया, लूज किया dq अमाउंट का। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, माइनस dq by dt, दैट इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, है ना, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू T माइनस टी नॉट। सपोज इस बॉडी का टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट, तो वो कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। ओके, अब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू माइनस dq by dt is equal to, that implies it is equal to k into T minus T naught, where k is a constant, where k is a proportionality constant, where k is a proportionality constant। ओके, तो ये है बच्चों न्यूटन्स का लॉ, है ना। मतलब एक बस छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कर लो एक बीकर है, इसमें सपोज कर लो वाटर हमने लिया, ठीक है, और एक बीकर ले लेते हैं, इसमें भी सपोज उतना ही वाटर लेते हैं, ठीक है, उतना ही वाटर लेते हैं। ओके, दोनों बीकर्स सेम रूम में रखे गए हैं बच्चों, यानी कि सपोज कर लो रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और इस पानी का टेम्परेचर सपोज कर लो कितना है ना, लेट इट बी 35 डिग्री सेल्सियस, और इस पानी का टेम्परेचर कितना है, लेट इट बी 30 डिग्री सेल्सियस। तो सराउंडिंग के साथ अगर इस बीकर के वाटर का हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आएगा, और इस बीकर में जो वाटर है उसका अगर सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ डिफरेंस देखेंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पर बात क्या है बच्चों ना, हम लोगों को ये देखना है कि हीट लूज कौन जल्दी करेगा ना, जहां टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा है, जहां टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा है वहां पर हीट लॉस जल्दी जल्दी होगा। तो ये जो वाटर है ये जल्दी जल्दी हीट लूज करेगा कंपेयर्ड टू दिस वाटर। ओके, तो ये है बच्चों हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर। ओके, thank you for watching the video, take care of yourself and have a nice day।